प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे देश को संबोधित। कोविड महामारी के प्रकोप के बाद पीएम का होगा ये छठा संबोधन। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर आज कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक। लद्दाख के चुशुल में होगी बातचीत। दोनों पक्षों में पहले दौर की बैठक में हुए समझौते को लागू करने पर विचार विमर्श की उम्मीद। गलवान मुद्दे पर फ्रांस ने भारत के साथ दिखाई एकजुटता। भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी पुणे की मदद से विकसित की वैक्सीन। जुलाई से होगा ह्यूमन ट्रायल शुरू। तमिलनाडु में हिरासत में पिता पुत्र की कथित हत्या मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के फैसले को सराहा। न्यायिक जांच में बाधा डालने के आरोप में अदालत के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सरकार ने जारी किया अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, लेकिन उसके बाहर के इलाकों में पहले से अधिक मिलेगी छूट। मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज फिलहाल रहेंगे बंद। राज्यों को दिए गए ज्यादा अधिकार। उनसठ ऐप पर प्रतिबंध के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत देश की एकता, अखंडता और रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 58.67%। सक्रिय मामलों की संख्या 2,15,000 से अधिक, जबकि दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,03,00,000 के पार। 5,05,000 से अधिक की मौत। WHO ने जताई महामारी के और बढ़ने की संभावना। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और उसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री का संबोधन जरूर सुने। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में कह चुके हैं कि भारत ने लद्दाख में अपनी जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहरहाल आज उनका संबोधन ऐसे समय भी हो रहा है जब देश कोविड-19 महामारी और अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल रात दिशा निर्देश भी जारी किए। इससे पहले प्रधानमंत्री देश को 5 बार संबोधित कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये सैनिकों, उनके परिजनों और राष्ट्र पर गहरा आघात था। इसे कठिन घड़ी बताते हुए उन्होंने फ्रांसीसी सशस्त्र बल की ओर से दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। इलाके में भारत को सामरिक सहयोगी बताते हुए उन्होंने भारत के साथ फ्रांस की गहरी एकजुटता के संकल्प को दोहराया। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के आमंत्रण पर भारत आकर चर्चा करने की भी इच्छा जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बात करेंगे। इससे पहले 29 मई को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और भविष्य की रक्षा साझेदारी से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक हो रही है। इससे पहले 6 जून और 22 जून को 2 बैठकें हो चुकी हैं। आज की बैठक लद्दाख के चुशुल इलाके में हो रही है, जो भारत का हिस्सा है। इससे पहले की 2 बैठकें मोल्दो में हुई थीं। माना जा रहा है कि आज की बैठक में दोनों पक्ष सीमा विवाद के कारण पैदा हुए तनाव
को कम करने पर चर्चा करेंगे और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जरूरी उपायों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अब आगे रुख करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने थूथुकुडी पुलिस की हिरासत में पिता पुत्र की कथित हत्या के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कोविलपट्टी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला बनता है। मामले की सीबीआई जांच शुरू होने तक साक्ष्यों के गायब होने की संभावना पर भी चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने तक सीबीआईडी को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने तूतीकोरिन के एसपी को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। और केंद्र सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन करने के फैसले के बाद अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। देश की सुरक्षा चिंताओं और देश की जनता की निजता के ध्यान के साथ साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कल शाम ये अहम फैसला लिया। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे ऐप्स हैं। पिछले कुछ महीनों से चीन में सर्वर वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही थी। इसके लिए आईटी मंत्रालय को कई जगहों से प्रतिवेदन भी मिले थे। कराची में हुए आतंकवादी हमले पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अपनी घरेलू परेशानियों के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के विपरीत उसे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमले की निंदा करता है, फिर चाहे वो कराची ही क्यों ना हो। केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, संस्थानों और विनियमों को मजबूत करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत $20 करोड़ की तमिलनाडु आवास क्षेत्र को मजबूत करने की पहली परियोजना है, जबकि दूसरी $5 करोड़ की तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना है। पहली परियोजना के जरिए तमिलनाडु सरकार के उन कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी जिसके जरिए राज्य सरकार लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराती है। योजना का लक्ष्य नियामक बाधाओं को खत्म कर कम आय वाले परिवार के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को बढ़ाए जाने का है। तमिलनाडु की तकरीबन आधी आबादी शहरी है और 2030 तक यहां शहरों में रहने वालों की आबादी बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में शहरी आबादी का तकरीबन 16.6% हिस्सा यानी 60 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरी योजना के तहत भारत में हाउसिंग फाइनेंस के इनोवेशन के तौर पर स्थापित तमिलनाडु शेल्टर फंड को $3.5 करोड़ की इक्विटी योगदान के तहत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को विकसित कर लिया है। कंपनी के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने ये वैक्सीन तैयार की है और अब जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त नतीजे सौंपे थे। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। घरेलू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 के हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 से जुड़ा ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है। भारत में इस वक्त कुल सक्रिय संक्रमण के 2,15,125 मामले हैं, जबकि इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 3,34,821 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 59.06% हो गया है, जबकि कोविड-19 के कारण अब तक कुल 16,893 मरीजों की जान जा चुकी है।
अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है और इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से अलग बाकी इलाकों में पहले से ज्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी। आइए आपको बताएं कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 के तहत क्या कुछ बदलने वाला है। पहले से जारी घरेलू उड़ानों की संख्या का विस्तार होगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे मेट्रो रेल बंद रहेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे नहीं होंगे। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती हैं। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वागमा बिजबेहरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि बिजबेहरा में 3 दिन पहले सीआरपीएफ जवान को और एक बच्चे को मारने वाले आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने आज इस मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे पहले कल भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। कल रात में एसएसपी अनंतनाग को खबर मिला था कि वागमा गांव में और चौट में 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजबेहरा बेल्ट में आईएसजेके के 4 मिलिटेंट हैं, जिसमें कि ये लोग पिछले साल हमारे एक पुलिस वाले को अटैक करके उसको मार गिराया था, उसका वेपन में लेके भाग गया था। और इसी साल सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, एक अप्रैल में, एक इसी मंथ में, और उसके साथ एक 6 साल का बच्चा भी उसमें मारे गए थे। तो इस हिसाब से कामयाबी अच्छी है ये। और पिछले 24 घंटे में अनंतनाग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर टोटल 5 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि फैसले का पूरे देश ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और वो जल्द ही इससे बेहतर संस्करण पेश करेंगे। ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।